स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे पास समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विजुअल विषय पर नोट्स हैं। विषय है एंटीपार्टम हेमरेज। यह गर्भावस्था के 20 सप्ताह के बाद होने वाली ब्लीडिंग से संबंधित है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए एक गंभीर स्थिति हो सकती है। हमारे सामने जो नोट्स हैं वो एक सिंगल पेज पर हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी है। मतलब डायग्राम, फ्लोचार्ट और मुख्य बिंदुओं को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आज हमारा मिशन इन नोट्स की गहराई में जाना है और एंटीपार्टम हेमरेज के विभिन्न कारणों, उनके लक्षणों और उनके प्रबंधन के बीच के वो महत्वपूर्ण अंतरों को समझना है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सही समय पर सही निदान करना बहुत जरूरी है। इन नोट्स में मुख्य रूप से 3 स्थितियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है: प्लेसेंटा प्रीविया, वासा प्रीविया और अब्रप्टियो प्लेसेंटे। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि इन तीनों में ब्लीडिंग होती है, लेकिन ब्लीडिंग का प्रकार, दर्द की उपस्थिति या अनुपस्थिति और गर्भाशय की स्थिति, मतलब यही छोटी छोटी बातें ही सही निदान की कुंजी होती हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। नोट्स में प्लेसेंटा प्रीविया के 4 प्रकार दिखाए गए हैं: लो लाइंग, मार्जिनल, पार्शियल और कंप्लीट। और फिर एब्रप्टियो प्लेसेंटे के साथ कुएलियर यूट्रस की एक तस्वीर भी है जो देखने में काफी गंभीर लगती है। हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, और हम उन डायग्नोस्टिक टेस्ट्स को भी समझेंगे जिनका जिक्र है, जैसे एप्ट टेस्ट और केबी टेस्ट। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये टेस्ट हमें क्या बताते हैं और इन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले प्लेसेंटा प्रीविया से शुरू करते हैं और देखते हैं कि नोट्स हमें इसके बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया। नोट्स में इसका सबसे क्लासिक लक्षण हाईलाइट किया गया है: पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड, दर्द रहित ब्लीडिंग। एक बात मेरे मन में आ रही है, आमतौर पर शरीर में कुछ भी गलत होता है तो दर्द एक अलार्म की तरह काम करता है। यहाँ अलार्म क्यों नहीं बज रहा? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब ही प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। यहाँ अलार्म इसलिए नहीं बज रहा क्योंकि कोई चोट या ट्रॉमा नहीं है। प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ नहीं रहा है। हो तो ये है कि जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है, गर्भाशय का निचला हिस्सा, जिसे हम लोअर यूटेराइन सेगमेंट कहते हैं, वो फैलता है और पतला होता है। अच्छा। प्लेसेंटा उतना लचीला नहीं होता, तो इस खिंचाव के कारण प्लेसेंटा की सतह पर मौजूद माँ की छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं फट जाती हैं। ओह, तो ये एक तरह का मैकेनिकल शेयरिंग है, कोई मसल इंजरी नहीं। बिल्कुल। इसीलिए गर्भाशय की मांसपेशियों में कोई जलन या संकुचन नहीं होता और गर्भाशय नरम और शांत रहता है। अच्छा, तो मतलब जलन या चोट मसल्स में नहीं, बल्कि सिर्फ सतह की ब्लड वेसल्स में हो रही है। और यही वजह है कि खून का रंग भी ब्राइट रेड यानी चमकदार लाल होता है, क्योंकि ये ताज़ा खून है जो सीधे बाहर आ रहा है। एकदम सही। कोई छिपा हुआ खून नहीं है, कोई पुराना थक्का नहीं है। जो खून बह रहा है वो तुरंत बाहर आ रहा है, इसलिए वो ताज़ा और चमकदार लाल होता है। और इसी वजह से एक और सुराग मिलता है। फीटल हार्ट साउंड शुरू में सामान्य रहते हैं। चूंकि ये माँ का खून है और प्लेसेंटा अभी भी गर्भाशय से अच्छी तरह जुड़ा है, बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई में कोई तत्काल रुकावट नहीं आती। ये समझना कि दर्द क्यों नहीं हो रहा है, ये सीधे तौर पे इसके मैनेजमेंट से जुड़ा है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैनेजमेंट का पूरा दारोमदार इसी बात पर है कि माँ और बच्चा कितने स्थिर हैं और गर्भावस्था कितने सप्ताह की है। नोट्स में जो फ्लोचार्ट है वो यही बताता है। अगर 37 सप्ताह पूरे हो चुके हैं तो बच्चा परिपक्व है और हम कोई जोखिम नहीं लेते, सीधे सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। लेकिन अगर 37 सप्ताह से कम है और ब्लीडिंग रुक गई है तो नोट्स में मैकेफे एंड जॉनसन रेजिमेन का जिक्र है। इसका मतलब हम समय खरीद रहे हैं ना, बच्चे के फेफड़ों को और विकसित होने का मौका दे रहे हैं। हाँ, इसे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट कहते हैं। इसका लक्ष्य बच्चे को जितना हो सके गर्भ के अंदर सुरक्षित रखना है। बेड रेस्ट से प्लेसेंटा पर दबाव कम होता है और स्टेरॉइड्स खासकर 34 सप्ताह से पहले बच्चे के फेफड़ों को तेजी से परिपक्व होने में मदद करते हैं। लेकिन ये एक बहुत नाजुक संतुलन होगा। बहुत। अगर किसी भी समय भारी रक्तस्राव शुरू होता है या बच्चे में डिस्ट्रेस के लक्षण दिखते हैं तो हमें तुरंत डिलीवरी करानी पड़ती है, चाहे गर्भावस्था का कोई भी सप्ताह हो। माँ की सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया में कहानी प्लेसेंटा की लोकेशन की है, लेकिन अगर हम पासा पलट दें और कहें कि लोकेशन तो ठीक है,
पर प्लेसेंटा ही समय से पहले अपनी जगह छोड़ रहा है। हाँ, यहीं से हमारे दूसरे संदिग्ध एब्रप्टियो प्लेसेंटे की कहानी शुरू होती है। और यहाँ पहला ही लक्षण है पेनफुल डार्क रेड ब्लीड। यहाँ दर्द का अलार्म बहुत जोर से बज रहा है। हाँ, और यहाँ दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लेसेंटा, जो बच्चे की जीवन रेखा है, वो समय से पहले गर्भाशय की दीवार से उखड़ रहा है। ये एक हिंसक प्रक्रिया है। इस अलगाव से गर्भाशय की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा जलन होती है, जिससे वे लगातार संकुचित होने लगती हैं। इसी वजह से मरीज को असहनीय दर्द होता है और उसका गर्भाशय छूने पर पत्थर जैसा सख्त और पीड़ादायक महसूस होता है। खून का रंग गहरा लाल क्यों? ये उस ब्राइट रेड ब्लीड से इतना अलग क्यों है? क्योंकि अब्रप्शन में अक्सर खून सीधे बाहर नहीं आता, वो प्लेसेंटा और गर्भाशय की दीवार के बीच जमा हो जाता है। इसे कंसील्ड हेमरेज कहते हैं। अच्छा। इस जमा हुए खून में से ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वो पुराना हो जाता है, और जब ये धीरे धीरे रिस कर बाहर आता है तो इसका रंग ताजे खून जैसा चमकदार लाल नहीं, बल्कि गहरा लाल या भूरा होता है। सोचिए, ये एक अंदरूनी चोट जैसा है। और ये एक और क्लासिक संकेत की ओर ले जाता है जो हमें अब्रप्शन की तरफ इशारा करता है, फंडल हाइट का उम्मीद से ज्यादा होना। ये सीधे तौर पर उस छिपे हुए खून से जुड़ा है ना? बिल्कुल। गर्भाशय के अंदर खून का थक्का जमा होने के कारण गर्भाशय का आकार गर्भावस्था के सप्ताहों के हिसाब से अपेक्षित आकार से बड़ा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और जाहिर है बच्चे को भी खतरा होगा। हाँ, आखिर प्लेसेंटा अलग हो रहा है तो बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ फीटल डिस्ट्रेस बहुत आम है। इसी सेक्शन में एक तस्वीर है जो वाकई डरावनी है, कोवेलेयर यूट्रस। ये सिर्फ एक मेडिकल इमेज नहीं लग रही, ये बेहद गंभीर दिख रही है। नोट्स में थ्रोम्बोप्लास्टिन का जिक्र है। क्या ये एक तरह का जहर है जो यूट्रस की मसल्स में फैल जाता है? एक तरह से कह सकते हैं। जब प्लेसेंटा उखड़ता है तो डैमेज टिश्यू से भारी मात्रा में थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलता है। ये पदार्थ गर्भाशय की मांसपेशियों के रेशों में घुस जाता है और वहां खून को रीसने देता है। इससे पूरा गर्भाशय नीला, बैंगनी और सूजा हुआ हो जाता है, जैसे किसी चीज पर बहुत गहरी चोट लगी हो। और इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये घायल मांसपेशी अपनी संकुचन की क्षमता खो देती है। और अगर मांसपेशी संकुचन नहीं कर पाएगी तो बच्चे के जन्म के बाद वो खुली हुई रक्त वाहिकाओं को बंद नहीं कर पाएगी, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज। सही पकड़े। और ये इतना गंभीर पीपीएच हो सकता है कि दवाइयां भी काम नहीं करती। ऐसे में मां की जान बचाने के लिए आखिरी उपाय के तौर पर गर्भाशय को निकालना पड़ता है, यानी हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है। ओह, ये दिखाता है कि एब्रप्टियो प्लेसेंटे कितना विनाशकारी हो सकता है। बिल्कुल। अब एक तीसरा किरदार आता है जो बहुत धोखेबाज है, वाजा प्रीविया। पहली नजर में ये प्लेसेंटा प्रीविया का जुड़वा भाई लगता है। नोट्स के अनुसार लक्षण वही हैं, पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीड विथ सॉफ्ट यूट्रस। दर्द नहीं, चमकदार लाल खून, नरम गर्भाशय। तो फिर ये इतना खतरनाक क्यों है? ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये एक भेड़िया है जो भेड़ की खाल में छिपा है, जहाँ ब्लीडिंग का स्रोत ही पूरी कहानी बदल देता है। वासा प्रीविया में प्लेसेंटा या गर्भनाल की वो रक्तवाहिकाएं जो बच्चे की हैं, वे बिना किसी सुरक्षा के गर्भाशय ग्रीवा के मुंह के ऊपर से गुजर रही होती हैं। बिना किसी सुरक्षा के? हाँ, और जब पानी की थैली फटती है तो ये असुरक्षित वाहिकाएं भी फट जाती हैं। ओह, तो यहाँ खून माँ का नहीं बल्कि बच्चे का बह रहा है। बिल्कुल। और एक छोटे से भ्रूण के लिए तो कुछ मिलीलीटर खून का नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। हाँ, मतलब एक नवजात शिशु में कुल रक्त की मात्रा लगभग 250-300 मिलीलीटर होती है। सही। तो अगर उसमें से 50-60 मिलीलीटर भी बह जाए तो वो शॉक में जा सकता है। यही कारण है कि वासा प्रीविया में जैसे ही झिल्लियां फटती हैं और ब्लीडिंग शुरू होती है, बच्चे की हृदय गति में भारी गिरावट आती है। हाँ, नोट्स में लिखा है फीटल डिस्ट्रेस प्लस और सीटीजी साइनोसॉइडल। ये एक बहुत ही अशुभ संकेत है ना? बहुत अशुभ। ये भ्रूण के गंभीर संकट का संकेत है। तो इस धोखेबाज को पकड़ने का तरीका क्या है? जब लक्षण प्लेसेंटा प्रीविया जैसे ही हैं, तो एक डॉक्टर इमरजेंसी में कैसे अंतर करेगा? यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सुराग और टेक्नोलॉजी काम आती है। पहला सुराग है घटना का क्रम। झिल्लियों का फटना, उसके तुरंत बाद ब्लीडिंग होना
और फिर बच्चे की धड़कन का तेजी से गिरना, ये क्रम वासा प्रीविया की ओर इशारा करता है। और दूसरा हमें ये पुष्टि करनी होती है कि खून किसका है। और यहीं पर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे एप्ट्स टेस्ट एक हीरो की तरह सामने आते हैं। नोट्स में इसका एक विजुअल है जो काफी सरल लग रहा है। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूं, ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है भ्रूण के हीमोग्लोबिन के लिए। अगर गुलाबी रहा तो बच्चा, और अगर भूरा हो गया तो माँ। आपने बिल्कुल सही समझा। इसका सिद्धांत यही है। भ्रूण का हीमोग्लोबिन, जिसे HbF कहते हैं, वो वयस्क हीमोग्लोबिन की तुलना में क्षार या एल्कली के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होता है। अच्छा। तो जब हम खून के नमूने में सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसा क्षार मिलाते हैं तो माँ का हीमोग्लोबिन नष्ट होकर भूरे रंग का हो जाता है, जबकि बच्चे का HbF अपनी संरचना बनाए रखता है और गुलाबी ही रहता है। ये एक त्वरित बेड साइड टेस्ट है। और प्रबंधन के बारे में नोट्स में सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, इमीडिएट LSCS, यानी तत्काल सिजेरियन। कोई दूसरा विचार नहीं। कोई दूसरा विचार हो ही नहीं सकता। यहाँ हर सेकंड कीमती है। ये बच्चे की अपनी रक्त आपूर्ति है जो खत्म हो रही है। उसे बचाने का एकमात्र तरीका है कि उसे तुरंत गर्भाशय से बाहर निकाला जाए। ठीक है, एप्टन टेस्ट ने हाँ या ना बता दिया कि खून भ्रूण का है या नहीं, तो फिर हमें KB टेस्ट की जरूरत क्यों है? नोट्स में इसे क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक बताया गया है। KB टेस्ट या क्लेहाउर-बेटके टेस्ट एक अलग स्थिति के लिए है। ये तब ज्यादा उपयोगी होता है जब हमें ये पता लगाना हो कि भ्रूण का कितना खून माँ के रक्त प्रवाह में चला गया है। अच्छा, ये एब्रप्शन में हो सकता है? हाँ, अक्सर किसी चोट या ट्रॉमा के बाद होता है, और ये एब्रप्टियो प्लेसेंटे में भी हो सकता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है जिसमें एक एसिड वॉश तकनीक का उपयोग किया जाता है। भ्रूण की कोशिकाएं एसिड के प्रति प्रतिरोधी होती हैं और गुलाबी लाल दिखती हैं, जबकि माँ की कोशिकाएं धुल जाती हैं। तो ये जानने का व्यावहारिक लाभ क्या है कि कितना खून माँ के सिस्टम में गया है? इसका सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ RH नेगेटिव माँओं में है। अगर माँ RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो बच्चे की थोड़ी सी भी रक्त कोशिकाएं माँ के शरीर में जाकर एंटीबॉडी बना सकती हैं, जो अगली गर्भावस्था के लिए खतरनाक हो सकती हैं। बिल्कुल। KB टेस्ट हमें फीटो मैटरनल हेमरेज की मात्रा बताता है, जिससे हम ये गणना कर सकते हैं कि इन एंटीबॉडी को बनने से रोकने के लिए माँ को रोगम इंजेक्शन की कितनी सटीक खुराक देनी है। अच्छा, तो एप्ट टेस्ट एक आपातकालीन निदान उपकरण है, जबकि KB टेस्ट भविष्य की गर्भावस्था को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रबंधन उपकरण है। सही। बिल्कुल। और नोट्स में जो शुरुआती प्रबंधन का फ्लो चार्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कारण हो, पहला कदम हमेशा ABC होता है, एवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। माँ को स्थिर करना, IV लाइन लगाना, खून का इंतजाम करना, और कारण का निदान साथ साथ चलता है। हाँ, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी जो इन नोट्स में है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया का जरा सा भी शक है तो ऑपरेशन थिएटर की पूरी तैयारी के बिना कभी भी परवेजाइनल जांच न करें। क्यों? ये एक बंद दरवाजे को जबरदस्ती खोलने जैसा हो सकता है, जिससे अचानक भारी रक्तस्राव शुरू हो सकता है। समझ गया। तो आज इस गहन चर्चा का सार क्या है? हमने एंटीपार्टम हेमरेज के 3 मुख्य कारणों के बीच के महत्वपूर्ण अंतरों को समझा। प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें दर्द रहित चमकदार लाल रक्तस्राव होता है और गर्भाशय नर्म होता है। इसके विपरीत अब्रप्टियो प्लेसेंटे, जिसमें दर्दनाक गहरे लाल रंग का रक्तस्राव होता है और गर्भाशय सख्त और पीड़ादायक होता है। और फिर वासा प्रीविया, जो प्लेसेंटा प्रीविया जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें भ्रूण संकट बहुत स्पष्ट होता है। हमने ये भी देखा कि ये प्रबंधन कैसे स्थिति की गंभीरता और गर्भावस्था के सप्ताहों पर निर्भर करता है। कहीं बेड रेस्ट और स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो कहीं तत्काल सिजेरियन सेक्शन ही एकमात्र विकल्प होता है। बिल्कुल। और एप्टो और KB टेस्ट जैसे परीक्षण हमें ये बताने में मदद करते हैं कि रक्त भ्रूण का है या माँ का। बिल्कुल। इन नोट्स ने हमें सिखाया कि त्वरित और सटीक निदान कितना महत्वपूर्ण है। लक्षणों में मामूली अंतर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय कर सकता है। ये हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। इन नोट्स में आपातकालीन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन स्थितियों का माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकता है। एक सफल आपातकालीन सिजेरियन के बाद भविष्य के गर्भधारण के लिए क्या विचार किए जाने चाहिए, और इस अनुभव का माँ के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में और अधिक जानने और समझने की आवश्यकता है।